हेलो एवरीवन, वेलकम टू नितेश फिजिक्स। इस वीडियो में ये थर्ड वीडियो है CUET 2023 फिजिक्स सोल्यूशन का। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 61 से 80 तक क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मींस 61 क्वेश्चन है। ए मेटल हैज वर्क फंक्शन, एक मेटल है उसको वर्क फंक्शन दिया हुआ है W0। बोल रहा है व्हाट शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन that can remove an electron from the metal surface। ओके, तो एक मेटल बना लेते हैं। ये है मेटल, ये सरफेस है। ओके, तो इसमें एक लाइट रे इंसिडेंट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव किया जा सके। तो अब देखो, अगर कोई लाइट रे किसी मेटल पे इंसिडेंट हो रही है तो यार मेटल भी तो कुछ अपने लिए लेगा ना, वो ऐसे ही तो बैठा नहीं है। मेटल भी तो, इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ एनर्जी के साथ मेटल के साथ लगे हुए हैं। तो इसको कुछ रिक्वायरमेंट होगी, मेटल को इसको कुछ चाहिए, मुझे भाई कुछ दो उसके बाद ही मैं बाहर जाने दूंगा। तो इसमें क्या होगा कि हम ये समझते हैं कि जो मेटल है उसके पास ही एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। तो मेटल के पास एक वर्क फंक्शन होगा जिस जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, W0 इक्वल टू H न्यू नॉट। तो अब क्या होगा, अब इस इस फार्मूले से अगर हम न्यू नॉट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि यह वह न्यू नॉट है जो कि जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है जिससे कि मेरा इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं W0 इक्वल टू H न्यू नॉट। अब यहाँ से हम न्यू नॉट निकाल लेंगे क्योंकि मेरे पास ये दोनों की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास जो न्यू नॉट की वैल्यू निकल है क्या आएगी, वाई 5 × 10⁻14। सो इसका ऑप्शन जो होगा 3 ऑप्शन सही होगा। तो मतलब मुझे इतने इंसिडेंट, मिनिमम इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको सरफेस से रिमूव किया जा सके। तो बात समझ आया ना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3 सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का कांस्टेंट मुझे बताना है एंड व्हेन इट स्ट्रेस्ड, इतना पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। सीधा फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स करना है, थोड़ा जोड़ घटाना करना है। तो जो के की वैल्यू निकल के आएगी इतनी निकल के आएगी, इसके करस्पॉन्ड जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 63 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिसर्च फिगर फॉर टू रेक्टेंगुलर SHM ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मुझे दिया गया है इतना। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है ना रिसर्च फिगर से रिलेटेड, तो तुम्हें ये इक्वेशन याद करना बहुत ही जरूरी है। ये याद होनी चाहिए, जर्नल एलिप्स इक्वेशन। अभी क्या है, अभी हम इस पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग। तो π/2 पुट करोगे तो ये तो 1 कर देगा, ये 0 कर देगा, तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एक इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। अब इसको देख के क्या तुम्हें लग रहा है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। सो इसका जो रिसर्च फिगर होगा वो एलिप्स टाइप होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन सही होगा। 64 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चूज करेक्ट सीक्वेंस। ओके, करेक्ट सीक्वेंस मुझे बताना है ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक मिनट, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी, 3 सही ऑप्शन होगा। तो इसमें जो इस करेक्ट सीक्वेंस बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो पहले सी को लिखेंगे,
फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को। इस तरह से तुम्हें बनाना है। इसका जो ऑप्शन है सी सही है, डी सही है। 65 क्वेश्चन में क्या बोला, रिलेशन बताना है मुझे बॉइल्ड टेम्परेचर और टीसी में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, वंडरवॉल गैस में आप पढ़ सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन, इसका ऑप्शन वन सही ऑप्शन होगा। 66 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस दैट इंक्लूड द वैल्यू v, तो हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है कि सरफेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हमने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू 3 होती है, क्योंकि किसी को कोई क्वेश्चन था उसमें निकाला था, तो वो हम 3 पुट कर देंगे, 3 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन जो होगा v होगा। तो ऑप्शन 3 राइट होगा इसका। बोला द जनरल फॉर्म ऑफ द सेंट्रल फोर्स गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन क्या है, कैसे उसको बताना है कि अट्रैक्टिव किस, सी की किस कंडीशन के लिए अट्रैक्टिव, किस कंडीशन के लिए रिपल्सिव है, तो वो बताना है। अपने पास जनरल फॉर्म क्या है फोर्स का जो दिया है, आर की पावर एन आर का है। अभी देखो, अगर ये फोर्स निगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव होगा, अगर ये पॉजिटिव तो रिपल्सिव होगा। तो अब ये फोर्स पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, अगर सी की वैल्यू माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा। तो सी की वैल्यू माइनस कब होगी, जब सी लेस देन जीरो होगा। तो सी की वैल्यू माइनस रहेगी, तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे तो फोर्स निगेटिव आएगा, तो अट्रैक्टिव होगा फोर्स। तो क्या होगा, ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है और बी गलत आ रहा है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि अभी देखो, अब फोर्स रिपल्सिव कब होगा, अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगी, जब सी जीरो से बड़ा होगा। तो सी ऑप्शन भी सही होगा, सी ग्रेटर देन जीरो के लिए रिपल्सिव होगा। और डी ऑप्शन गलत है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन होगा 3 राइट ऑप्शन होगा। 68 क्वेश्चन में क्या बोला, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर इन प्लेन वेव इज 1, and what will be the magnitude of E vector for plane wave in free space। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। तो ईएम वेव में तुमने पढ़ा होगा, जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, एन ईटा इक्वल टू ई बाई एच। एंड जो ईटा होता है वो फ्री स्पेस के लिए 120 पाई होता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला है फ्री स्पेस में मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो ये ईटा की वैल्यू फ्री स्पेस में होती है 125 होती है। तो ईटा को इसमें पुट करोगे, इसमें, तो जो तुम्हारे पास ई निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 376। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन होगा वो 4 ऑप्शन सही होगा। एक ड्रॉप क्वेश्चन है, ऑफिशियली ड्रॉप क्वेश्चन, इसको हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रूम टेम्परेचर, उसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, एट रूम टेम्परेचर। बोल रहा है कि सन में मुझे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है सरफेस पे, तो वीएस हम डिनोट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर टी है। तो जो वीआरएमएस का जो फॉर्मूला होता है √3 kT/m होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ तो इसमें कांस्टेंट है, बट टी वेरी कर रहा है, तो हम टी वीआरएमएस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू √T कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वी एस निकल के आएगा वो 16,400 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन होगा। 71 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ओके, 2 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से सही गलत बताना है, कौन सी सही है कौन गलत, दोनों सही दोनों गलत, ऐसे कुछ बताना। तो काउंटर इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ द लाइट, गलत स्टेटमेंट है। काउंटर इफेक्ट हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट बाय वेव नेचर। एंड तो ये गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये भी गलत है, इसको वेव नेचर से डिफाइन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 2 होगा, दोनों गलत ऑप्शन। इन द गिवन क्वेश्चन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेटमेंट। तो इसका मुझे फिर वही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है करेक्ट। तो इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा
सीक्वेंस होगा वो होगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू स्क्वायर प्लेट। ये दो जो रेड कलर से दिख रहा है वो स्क्वायर प्लेट है, उसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर है। इसको हम एरिया अगर हम निकालेंगे तो मीटर में 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। एंड बोला एंड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर सेपरेटेड है दोनों प्लेट। बोल रहा है सल्फर ऑफ थिकनेस 5 mm। ये जो ग्रीन कलर का तुम्हें दिख रहा है ना, ये सल्फर है, सल्फर है जिसकी थिकनेस 5 mm है। अगर 5 mm को तुम सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 5 mm को तुम सेंटीमीटर में चेंज करोगे, तुम्हारा आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर। और ये लोअर सरफेस से इतना भरा हुआ है, यहाँ तक, यहाँ तक लोअर सरफेस प्लेट से। तो ऊपर जहां से सल्फर खत्म हो गया उसके बीच की जो दूरी वो भी 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे अगर तुम 0.5 cm घटाओगे तो इतना बचेगा, तो इतना हो गया। तो अभी इस टाइप का अगर तुम्हें क्वेश्चन मिलता है जिसमें कोई चीज प्लेट के बीच में रखा हो, तो उस टाइम इस तरह का फॉर्मूला यूज करो कि कैपेसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन टी। टी अब यहाँ पे हम सल्फर का थिकनेस ले रहे हैं कितना है, और सल्फर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लेंगे जो है। उसके बाद जो खाली स्थान है उसकी हाइट लेंगे, सॉरी थिकनेस लेंगे, एंड उसका जो डायरेक्ट कांस्टेंट वो लेंगे। तो अगर इसमें हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 25 इंटू 10⁻⁴, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे 8 हम लोग 85 10⁻12 डिवाइड बाई डी एस की वैल्यू 0.5 मीटर में लिखते हैं 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻2 1। तो अब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 3.5 इंटू 10⁻12 निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा 2 सही ऑप्शन होगा। 74 क्वेश्चन में क्या होगा, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ 2 होगा। इसको तुम आर के पथारिया और कर्जन हंग की एक बुक आती है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उससे देख सकते हो। 75 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब ये 75 क्वेश्चन जो है इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें थ्योरी नहीं आती है, अगर थ्योरी मीन्स अगर तुमको गेट नहीं पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तुम पहचान नहीं पाते कि कौन सा गेट कौन सा है, तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इसमें जो होगा, जो ऑप्शन इसमें जो ए है नैंड गेट वो 3 वाला है, एंड नॉर गेट जो है वो 4th वाला है, एक्स नॉर गेट जो है वो 1 वाला है, और एक्स आर गेट जो है वो 2nd वाला है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन 3 सही ऑप्शन होगा। 76 क्वेश्चन में क्या बोला है, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो वर्क डन होगा क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू डी एस। अभी देखो जो वर्क डन होता है, जो फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा कि जो उसके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करोगे 90 तो हो जाएगा 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 है, तुम्हारे पार्टिकल की स्पीड मान लो v है और उस पर कुछ फर्क नहीं हो रहा है, तो ये हमेशा v ही रहेगी, ओके सेम रहेगी। तो इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं इसको। तो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है मान लो 3 i कैप है, सपोज दैट। अभी यहाँ पे देखो, ये तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन तो हमारा वेलोसिटी हो गया, बट ये इतनी चीज क्या है, ये तुम्हारा स्पीड है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं, जो 3 है ये स्पीड है। तो तुम्हारा ये 3 कभी चेंज होने वाला नहीं है, नॉट चेंज। एंड ये पूरा जो है वो चेंज होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक में जब फोर्स लगेगा तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट स्पीड चेंज नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी। अगर स्पीड सेम है तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है mv²। स्पीड ये है, स्पीड अगर सेम है तो ये भी तो सेम होगा, तो ऑप्शन 3 सही होगा। 77 क्वेश्चन में क्या बोला, ये इस क्वेश्चन में क्या है
कि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन इनफ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सो इसको मैं लीव कर रहा हूँ। अगर तुमने इसको सॉल्व किया, अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। एट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स विल बी मॉडिफाइड। ओके, तो तुमने जब भी मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा है तो उसमें तुमने ये पढ़ा होगा, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा। तो एक ये फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा, डेल्टा बी इक्वल टू अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अभी एग्जिस्ट कर रहा तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस पे मॉडिफाई करना होगा। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए ग्रिफिथ की बुक में अच्छे से लिखा हो, उसमें पढ़ सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन टू इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत है बस। 79 क्वेश्चन में क्या बोला है, सोलेनाइड 30 सेंटीमीटर बाउंड यूनिफॉर्मली विद एन इक्वल टू गिवन है 3000 एंड बोल रहा है कि करंट कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है। एंड बी की वैल्यू मुझे पूछ रहा है ऑन द एक्सिस विद इन सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस विद इन सोलेनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा, वन ऑप्शन सही होगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी और सी की वैल्यू दिया है। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। ए क्रॉस बी हम करेंगे तो इस टाइप लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। दोनों पर साइड से हम क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर के कॉफिशिएंट को कंपेयर करा लेंगे। तो आई कैप को कंपेयर कराओगे इतना आएगा, बी कैप को कंपेयर सॉरी के कैप को कंपेयर कराओगे तो इतना आएगा। तो अभी क्या होगा, अभी हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं है, सॉल्व करोगे बहुत तगड़ा जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा दो। फर्स्ट ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराओ फर्स्ट इक्वेशन को। अगर एस इक्वल टू टू पुट करोगे, वाई इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फाइव, जीरो इक्वल टू माइनस फाइव। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा फाइव जल्दी से। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि अगर x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा फोर माइनस नाइन इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो सही हो गया। सेकंड के लिए हम देखते हैं, नाइन माइनस फोर इक्वल टू फाइव, फाइव इक्वल टू फाइव। तो मतलब हम देख रहे हैं कि एक्स ऑप्शन टू दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, इसलिए ऑप्शन टू सही होगा। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो 81 से 100 तक होगा। ओके, थैंक यू।